तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम अब आपको एक खबर दिखाएंगे जो शराब से जुड़ी है। शराब से जुड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि दारू बदनाम कैसे करती है। जी हां, आज हम आपको दिखाएंगे कि दारू बदनाम कैसे करती है और दारू कैसे परेशान कर रही है। आप सोचिएगा, समझिएगा कि दारू बदनाम कैसे करती है। यह हम आपको आज समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। भाई आसान चीज आज हम आपको बताते हैं कि आज हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपको झारखंड में थोक शराब बेचनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और आज हम आपको एक फरियाद भी सुनाने वाले हैं, आपको हम समझाने वाले हैं कि अगर आपको झारखंड में थोक में शराब विक्रेता बनना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कि उसका तरीका क्या है। और आज हम आपको एक फरियाद भी सुनाने वाले हैं। आज हम आपको वो फरियाद सुनाएंगे जिस फरियाद को आप कहीं नहीं सुन सकते हैं, न्यूज़ 11 भारत में ही हमको आपको वो फरियाद। और झारखंड के मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप उस फरियाद को जरूर से सुनें। अगर आप झारखंड में थोक शराब विक्रेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए नई शराब नीति के तहत कुछ नियम हैं। पूरे झारखंड को 4 ग्रेड में बांटा गया है। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में वार्षिक शुल्क यानी फी 1 करोड़ रुपया रखा गया है और वार्षिक शुल्क का 5 गुना आपको जमा करना है बिड के लिए, टेंडर के लिए। यानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद में थोक शराब बेचने के लिए आपको 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। अब यह भी जान लीजिए कि यह पैसा रिफंडेबल नहीं है, यानी आपको अगर टेंडर नहीं मिला तो आपके 5 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। इसी तरह बी ग्रेड के लिए 50 लाख रुपए है, सी ग्रेड के लिए 30 लाख है, डी ग्रेड के लिए 20 लाख शुल्क रखा गया है। खैर, इन सब के बीच व्यवसायियों के लिए परेशानी का सबब है नई शराब नीति। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दारू बदनाम करती, नाम करती, तेरे यहाँ देकारे। जी हां, दारू बदनाम करती है, पर अभी दारू परेशान कर रही है। सवाल है किसे? तो जवाब है दारू होलसेल व्यवसायियों को परेशान कर रही है। अब आप पूछेंगे भला कैसे, तो खुद सुन लीजिए। पहले भी जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, नियमतः सरकार को चाहिए था ये लेना, पब्लिश करना चाहिए था। पब्लिश करते लोग जानकारी होती, व्यापारी वर्ग में जानकारी होती, पूरे राज्य में जानकारी होती कि क्या नीति ला रही है, क्या नहीं ला रही है। तो उस पर व्यापारी वर्ग विचार करते, कुछ सजेशन देते, सरकार को सुझाव देते कुछ, उस आधार पर फिर नोटिफिकेशन जारी होता तो कोई बात नहीं था। आनन फानन में ऐसा क्या जरूरत पड़ गई झारखंड सरकार को जो जेएसबीसीएल को हटा करके और प्राइवेटाइजेशन करने की नौबत आ गई। सवाल ये उठता है कि जेएसबीसीएल इसके पहले भी आपको कमा करके दिया है, नुकसान नहीं किया है। नोटिफिकेशन जो निकला है उसमें जो दिखलाया गया है जेएसबीसीएल घाटे का सौदा है, जेएसबीसीएल से लॉस हुआ है, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। इस फरियाद को सुनिए मुख्यमंत्री जी, ये विभाग आपके ही पास है, पर विभाग में जो हो रहा है शायद आप तक पहुंच नहीं रहा है, तभी तो व्यवसायी परेशान हो रहे हैं। ये एक प्रयोग वित्तीय वर्ष का 6 महीना बचा हुआ है, इसमें भी प्रयोग करना चाहती है। और मैं समझता हूँ ये अभी समय प्रयोग का नहीं है राज्य के लिए। राज्य जितना नुकसान में है, राजस्व हम लोग दे रहे हैं, शराब ही दुकानदार जो राजस्व सरकार को दिया है, हेमंत सरकार को बहुत हेल्प के रूप में हम लोग एक तरह से समझिए। कोरोना टाइम में हमारा कर्मचारी चाहे व्यापारी शराब बेच करके राजस्व हित में दिया है। अहित के लिए हम लोग मांग भी किया, हम लोग चाहते भी हैं सरकार के कदम मिला के चले। लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ आफत आ गया जो सुचारू रूप से चल रहा था। अभी इस कोरोना टाइम में शॉर्ट समय में, शॉर्ट पीरियड 1 सप्ताह का आप समय दिए हैं आप जमा करने के लाइसेंस में भाग लेने के लिए, जबकि नेशनल आपने निकाला है ऑनलाइन कोई भी करेगा, नियमतः 21 दिन का होना चाहिए, 21 दिन का समय मिला।
अब आनन फानन में शराब नीति तैयार हुई, कैबिनेट से पास हुई और लागू भी हो गई। आखिर इतनी जल्दी किसे थी? क्या इसमें कोई खेल है? इन सब से फायदा किसको है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो अब आप समझिए कि नई शराब नीति को कैबिनेट से अप्रूवल मिला, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। नीतियां बदलती रहती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अब उसमें पेंच कहां है? पेंच समझिए। अगर आपको थोक शराब विक्रेता बनना है तो आपको उसके लिए एक टेंडर में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब अगर इसे लेकर के नियम जो सरकार की तरफ से लाया गया, इसमें पूरे झारखंड के 24 जिलों को 4 ग्रेड में बांटा गया है। ए ग्रेड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर है। अब रांची, धनबाद, जमशेदपुर में जो सालाना फी रखा गया है वो रखा गया है 1 करोड़ रुपया, कि ये 1 करोड़ रुपया सालाना आपको देना पड़ेगा सरकार को। ये फी है शराब बेचने का। चलिए, अब जब टेंडर होगा तो इस 1 करोड़ का 5 गुना आपको उस बिड में जमा करना पड़ेगा सरकार को, और ये नॉन रिफंडेबल है। यानी टेंडर निकला तो चलिए आपकी बल्ले बल्ले, नहीं निकला तो वो 5 करोड़ रुपए डूब गए। अब दूसरी चीज है, बी ग्रेड शहर के लिए 30 लाख है, 50 लाख है, सी ग्रेड के लिए 30 लाख है और डी ग्रेड के लिए 20 लाख है। अब शराब व्यवसायी कह रहे हैं कि भाई सरकार को क्या जरूरत थी कि इस लॉकडाउन पीरियड में आनन फानन में नई शराब नीति तैयार की जाए। अब 5 करोड़ रुपए ऐसे में तो वही इन्वेस्ट करेगा जिसे पता होगा कि हाँ भाई ये 5 करोड़ रुपए का रिटर्न मेरे को मिलने वाला है। मुझे अगर आप कहेंगे पर्सनली, अगर मुझे 5 करोड़ रुपए दे भी देंगे तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कि कहीं अगर ये डूब गया तो ये तो लॉटरी खेलने की तरह हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, उनका कहना है कि इस नई शराब की जो नीति है, जो शराब नीति में संशोधन किया गया है, उससे पहले व्यवसायियों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ फिलहाल मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सरोज जी मौजूद हैं, जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री जी मौजूद हैं और कांग्रेस से आलोक दुबे साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर तनुज आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक व्यवसायी का दर्द है, हमने दिखाया है। बहुत मुश्किल से ये व्यवसायी जो हैं ये कैमरे के सामने आने को तैयार हुए। इन्होंने कहा कि हुजूर मेरे लिए तो ये जीने मरने का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, मैं बस अपना दर्द बयां कर रहा हूं कि ये मेरा दर्द है कि भाई सरकार ने आनन फानन में इसे ऐसा क्यों किया। उन्हें अभी उम्मीद है कि भाई मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं, मुख्यमंत्री हमारी भी सुनेंगे। उन्होंने कहा, ये बात मैं अक्षरशः उनको कोट करके बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि सीएम साहब सबकी सुनते हैं, सीएम साहब हमारी भी सुनेंगे। कि आखिर उन्हें या तो बताया नहीं जा रहा है कि भाई इसमें क्या खामियां हैं, या फिर उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। जो विभाग है वो विभाग चूंकि सीएम साहब के पास कूद है तो उनसे ही फरियाद लगाई जा रही है। डॉक्टर तनुज। अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी सबकी सुनते हैं, और सबकी सुनने के बाद ही इस तरीके का निर्णय लेने का काम हुआ है। कैसे? नंबर 1, आप, हम या जितने भी लोग यहां मौजूद हैं या जो भी न्यूज़ 11 के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, सरकार का काम होता है गवर्नेंस का, ठीक है, एडुकेशन का, स्वास्थ्य का, एडमिनिस्ट्रेशन का। गवर्नेंस में सभी चीज आ गई। सरकार का ये काम कतई नहीं होता है कि वो शराब की बिक्री करे, और इसी बात को माननीय हेमंत सोरेन जी ने और झारखंड की सरकार ने मानने का काम किया। आपने देखा होगा जब पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो किस तरीके से उस सरकार ने स्कूलों को बंद करके शराब का कारोबार स्वयं अपने हाथों में लिया और शुद्ध रूप से खुद शराब के व्यापारी बन के बैठे। और इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि कई चीजें उस पर निकल करके आई। जो प्रथम की जो दृष्टिया चीजें हैं वो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में इस तरीके का अगस्त के महीने से सरकार जो है, रघुवर सरकार ने खुद शराब को बेचने का काम किया, गली गली दुकानें खोलने का काम किया। तो उससे क्या हुआ कि
जो इसके तनुज भाई, लेकिन आनन फानन में शराब नीति लाने की जरूरत, मैं उस पर आ रहा हूं, उस लॉकडाउन पर में तुरंत ये आ रहा समझ में हूं। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्यों आनन फानन में, और आनन फानन में चीजें नहीं होती, चीजें जनता के सामने आई है, कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया है, क्यों किया उसको समझने की जरूरत है। मैं शॉर्ट में निकाल देता हूं कि किस तरीके से 2017 में रघुवर दास की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बात अभी उठाने का काम हो रहा है, उसने कुछ चुनिंदा बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए ये नीति लाने का काम किया। ठीक है। और आज कुछ दिन पहले 2017 और 18 के अंदर में आज ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब सरकार शराब बेचती थी तब नकली शराब से लोगों की मौत हुई। दो कंपनियों को मैन पावर सप्लाई का काम रघुवर सरकार ने दिया था। एक कंपनी का नाम मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, फ्रंट लाइन करके कोई कंपनी थी जिसके पास 70% मैन पावर सप्लाई का काम था। अगर सरोज जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनको पता है और अध्ययन कर के बैठे हैं तो ये बताने का काम करें कि अभी तक सरकार का पैसा उसके पास बकाया है और वो कंपनी उड़ के चली गई यहाँ से बाहर। लेकिन तनुज जी, और इसलिए ये सरकार, हाँ, देखिए जो आदमी बोल रहे थे ये किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, एक सिंपल से व्यवसायी, इन्होंने अपना दर्द सामने रखा है। इनका ये कहना है कि भाई मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पारदर्शी नहीं है। अब जैसे उनकी एक फरियाद, जैसे एक छोटी सी बात जी, ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझसे जो बात कही, अब देखिए शाम में 4 बजे सारी चीजें बंद हो जाती हैं। शराब पीने वालों का समय सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का नहीं रहता है। शराब पीने वाले शाम में शराब पीते हैं, सीधा सीधा उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा है। जबकि शराब एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा राजस्व देती है। अगर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा इस पर अगर एनालिसिस किया जाता, थोड़ी सी अगर इस पर प्लानिंग की जाती, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फरियाद जो है वो सीएम साहब सुनते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने जो समय सारणी की बात कही, क्योंकि राज्य में और पूरे देश में क्या स्थिति है महामारी की, उसको देखते हुए फिर भी आज ये हम इस सरकार की प्रशंसा करने चाहिए। हमें क्या सबको करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अनलॉक की तरफ बढ़ पाए। आज हम सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन की तरफ हैं, तो समय का जो है वो तो बदलाव समय समय पर होते रहे। सरोज भाई के पास मैं एक बार आ रहा हूँ जी। सरोज जी बोलिए। सरोज जी, चूंकि सब कुछ आपको मैंने बता दिया, चूंकि आप थोड़े से लेट आए थे। खत्री जी विषय को कहां ले गए। सरकार जो है शराब जो ये नीति लाई है, इनको पहले ये बताना चाहिए था कि ये नीति क्यों आया है। 2 ही कारण से आ सकते हैं कि या तो राजस्व सरकार बढ़ाना चाहती है कि भाई राजस्व बढ़ाना चाहते हैं इसलिए लाए हैं, और या तो लोगों को ठीक ढंग से मिले शराब, नकली शराब नहीं मिले, लोगों को प्रॉपर मिले। 2 ही चीज हो सकता है ना। इसके लाने के पीछे मंशा क्या है? इसके लाने के पीछे मंशा है नोट असूली, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने जिक्र किया ना, मैं अब थोड़ा उसमें संशोधन कर देता हूं। ये जो शराब नीति आई है वो व्यवसायी का दर्द ऐसे ही नहीं है। ये जो शराब नीति आई है, मैं आपको जरा संशोधन कर दूं। जो आपने कहा कि 1 करोड़ सालाना है जिसका 4 कैटेगरी में, तो उनको 5 करोड़ जमा करना है। 5 करोड़ नहीं जमा करना है, 5 करोड़ तो तब जमा करना है जब उनको मिल जाएगा, तो 5 साल का रेवेन्यू उनको एक बार देना है। तो 5 साल का रेवेन्यू उनको एक बार देना है। तो अगर हमको मिल गया रांची का, तो हमको 5 साल का 5 करोड़ जमा करना होगा और 5 साल हम वहां पर शराब जो है हम होलसेल में बेचेंगे। सवाल 25 लाख रुपए फीस है या 50 लाख रुपए, ऐसे कुछ बता दे आपको, जिनको नॉन रिफंडेबल है। कोई व्यवसायी, अब ठीक है 25 लाख रुपया हम डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? अगर हमको काम लेना है तो डालेंगे, लेकिन हमको कोई कंपटीशन रहे तब ना, कि भाई जो ज्यादा पैसे देंगे, या जो कोई 1 करोड़ का बोली लगाएगा, कोई 2 करोड़ का लगाएगा, कोई 5 करोड़ का लगाएगा, तो 5 करोड़ वाले को हम देंगे, तब तो हम टेंडर में पैसा डालेंगे 25 लाख या 50 लाख। यहां रखा गया क्या कि आप 25 लाख दीजिए या 50 लाख दीजिए, आपका पैसा नॉन रिफंडेबल है। लेकिन दिया कैसे जाएगा? तो सरकार के मर्जी से, उसमें कोई टेंडरिंग नहीं है कि रेवेन्यू आएगा, आप 1 करोड़ के 1.5 करोड़ दीजिएगा तो नहीं, हम जिसको चाहेंगे। ये पारदर्शिता है क्या कि हम, और सुनिए 26 जिले हैं, 23 जिले जो ये शराब के दृष्टिकोण से जो बांटे गए हैं, ये जो 23 जिले हैं, 23 से दूना 46 लोग ही इसमें हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 46 लोग, जो मुझे जानकारी है, 46 लोग रह सकते हैं इसमें। अब अगर रांची में 5 लोग को दे दिए, कहीं जमशेदपुर में 5 लोग को दे दिए, तो 10 लोग हो गए। एक जिला में 1 हो सकते हैं, और नहीं तो माने 46 से ज्यादा नहीं होंगे। और वो 46 चूज करेगी सरकार,
पैसा उनका कोई कम 25 लाख लगा के उनको सोना है, सरकार जिसको चाहेगी देगी। ये क्या है? ये लूट के लिए है, ये लूट के लिए। और ये चले गए रघुवर जी पर। अरे पिछली सरकार, ठीक है, हम मान लिया कि पिछली सरकार को लगा कि हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो वो गली गली खुलवा दिया और सरकार बेचेगी। कहा कि सर बहुत इसमें पैसे नहीं आते हैं, सरकार बेचेगी। ठीक है, सरकार बेचेगी, रेवेन्यू आएगा। नहीं, सुनिए, एक बात बताइए, तो पिछली सरकार का मतलब जो टेंडर होता था वो कैसे होता था? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, पिछली सरकार ने कहा कि जो इन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि सरकार ही बेचेगी दारू, जो ये कह रहे थे कि ना बिचौलिया रहेंगे ना कोई रहेगा, सरकार ही बेचेगी। ठीक है, जो नीति था, तो उनको लगा कि हमको राजस्व इकट्ठा करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उस समय थी, तो राजस्व के लिए सरकार अपने बेचेगी। मैन पावर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैन पावर के लिए हम हायर कर लेंगे, तो वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उस समय जो सरकार है जो की। लेकिन ये सरकार जो कर रही है, जो इस पे अभी बात कर रहे हैं, कि ये तो सीधे सीधे वसूली के लिए किया गया है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप बताइए ना, आप रेवेन्यू जनरेट के लिए करते तो कहते कि भाई टेंडर आलोक जी के पास कंपटीशन होगा। क्योंकि रेवेन्यू आपने जनरेट किया तभी खजाना खाली हुआ, नहीं तो ऐसे खजाना खाली नहीं होता। हाँ आलोक जी, खजाना तो उस समय था, खजाना इनके समय खाली है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं ना कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। शराब बेच के रेवेन्यू जनरेशन किया, उसमें भी जनरेट नहीं कर पाए। हो रहा है ना, किसी चीज का टेंडर नहीं, सब ऐसे ही बिक रहा है। आलोक जी, रेवेन्यू एक बार आलोक जी के पास, विद्यालय बंद करके आलोक जी, रेवेन्यू तो लग। हाँ आलोक जी, शराब जैसे विषय पर डिबेट करने से ही एक कौतूहल नजर आने लगती है लोगों के अंदर भी। सुनने वाले भी लोग सोचते हैं कि राज्य के इतने बड़े राजनीतिक दल के लोग शराब पर चर्चा कर रहे हैं और न्यूज 11 जो है इस पर एक डिबेट कर रही है। बहुत अच्छा विषय है ये, और आज के अर्थव्यवस्था में शराब का एक बहुत बड़ा योगदान है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, जिस वक्त हमारे यहाँ दुकानें बंद थी उस समय दिल्ली जैसे राजधानी में शराब बिका करती थी। आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार ने ये महसूस किया कि ये जरूरी रहा है। कहते हैं ना, ओरान होनहार बीरवान के होठ चीखने पर। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है। सबसे पहला ये है कि यकीनन राजस्व संग्रहण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोच है, और कई लोगों से विचार करने के बाद हो सकता है कोई एक ऐसे व्यापारी हों जो आपके संपर्क में आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी भावना जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे भी व्यापारी हैं जो इस सिस्टम को पारदर्शिता मानते हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन होगा, सभी चीजें सिस्टमेटिक होंगी और कोई भी आदमी इसको देख सकेगा, समझ सकेगा। दूसरा ये है, इसमें हम 100 करोड़ का गोदाम बना के सामान रखेंगे उसमें, तो नेचुरल है कि हमको 25 लाख के फाइनेंशियल कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए। अगर हमको 100 करोड़ के गोदाम में सामान रखने के लिए अगर हमें 25 लाख रुपए फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। 2 तीसरा ये है कि कहीं से भी ये लॉजिकल नहीं है कि एक कॉम्पिटिटिव की भावना भी आती है इसमें। ये राजस्व भी है। आलोक जी, एक पॉइंट सुन लीजिए जी, कि कोई एक व्यवसायी, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कोई एक व्यवसायी जब हम बाइट लेने भी जाते हैं ना, तो अमूमन वो बाइट देने से मना कर देता। वो कहता है कि हुजूर इन सब चीजों से हमारा क्या वास्ता है। आप सोचिए कि वो व्यवसायी जो टीवी के सामने आकर के अपनी पीड़ा बता रहा है, तो वो कितना पीड़ित होगा। असल में सरकार पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, मैं सवाल खड़े कर रहा हूं इस लाल फीताशाही पर। भारती जी, मैं आपको बताऊं, ये कल जब हम पेट्रोल और डीजल को लेकर के बरियातू पेट्रोल पंप पर खड़े थे, तो कहता है ना कि तानाशाह सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज निकलनी शुरू हो गई। जेठ की चिलचिलाती धूप और निकलता हुआ पसीना। वहां एक डॉक्टर थे, मीडिया में ही देखा, उससे पूछा गया कि आप जो है नाम बताइए। बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा। लोग नहीं बताना चाहते, तो आप सोचिए, लेकिन सुनिए, कितनी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 100 रुपए डीजल और पेट्रोल हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। ये सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश था। अगर आक्रोश नहीं होता तो हम पूरे राज्य में जो बैठे थे अनशन पर, धरने पर, लोगों के आक्रोश का सामना हमें भी करना पड़ता। नंबर 2, तीसरा ये है कि ये रोजगार भी सृजन करता है। आप अगर एक शराब की दुकान खोलते हैं, शहर में 100 होते हैं, तो ये रोजगार सृजन भी करता है। और यकीन मानिए, भाजपा के नेताओं को मैं जरूर कहूंगा, आप कहेंगे
ये आनंद फानन में नहीं है निर्णय। ये लोगों के साथ डिस्कस करके विचार, कोई भी निर्णय। फिर तो आप देखिए पूरे देश में कोई सोच, आप भी बोल रहे थे लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन आवश्यकता है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 बजे तक दुकानें खोल करके। ये पॉइंट मेरा ये है, देखिए वही पॉइंट है। इस पर भी आप लोगों ने कहा ना कि 4 बजे तक के बाद ही शराब बिकती है ना, हाँ है 4 बजे के बाद ही शराब बिकती है। फर्स्ट लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री जी के कहने पर पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, हमारा राजस्व 0 हो गया था। आज अप्रैल 3 तारीख से सेकेंड वेव चला और आज 2 महीने हो गए, राजस्व बिगड़ा। लेकिन हम उस स्थिति में अनियंत्रित नहीं हुए कि आज हमको मोहताज होना पड़ा। हम राजस्व संग्रहण इसलिए करते रहे कि 2 महीने तक हम जीवन और जीविका दोनों को साथ सवाल लेकर के उस चले। तरीके, देखिए सवाल उस इसलिए सवाल वो उस तरीके पर है। समय का आलोक जी, सवाल उस तरीके पर है। इनका दर्द ये है कि भाई आप लोगों ने रायशुमारी नहीं की। किनसे रायशुमारी इनकी करेंगे? पीड़ा यही है ना कि भाई आपने व्यवसायियों से कहा, व्यवसाय जो शराब के थोक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। आपने एक लोगों की बात सुनी है भारती जी, आप ऐसे कई व्यवसायी हैं जिन्होंने आकर के कहा कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट्स ए वेरी फैंटास्टिक डिसीजन। 2009 से 2013 के बीच में आप देखेंगे जिस समय सरकार नहीं बेचा करती थी शराब, उस समय के रेवेन्यू और 13 से 19 के बीच। और एक लास्ट कंक्लूड कर देता हूं, तरुण जी ने कह दिया था बीजेपी के नेताओं सुन लो, आज भी वो घर मौजूद है डोरंडा में और शहर में जहां 22 लोगों का नकली शराब। नहीं, और मैं कह सकता हूं कि भाजपा का संरक्षण प्राप्त था। देखिए आज वो वही विषय है, वही विषय है। मेरा पॉइंट सुन लीजिए। अरे मेरा पॉइंट, अमेरिका का आदमी तो नहीं है। मेरा पॉइंट सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग सुन नहीं सकेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है कि आने वाले समय में ये हमने आज पहला एपिसोड चलाया। भारती जी कौन पकड़ाया, कब पकड़ाया? वो समय में पकड़ाया शराब बेचने वाला कब पकड़ाया? पहला एपिसोड उसको किसका संरक्षण था? रघुवर दास जी का संरक्षण था। आप ही गेस्ट कौन उसके माफिया थे? मैं बता रहा हूँ कि आप ही लोग गेस्ट रहेंगे संरक्षण में। मैं बता रहा हूँ कि आप ही लोग गेस्ट रहेंगे। 4 साल के बाद लाल शाही हावी है, यहीं से मैं दिखाऊंगा कि कहां पर गड़बड़ी हो रही है और बकायदा व्यवसायियों को बैठा करके कैसे देंगे रेवेन्यू? मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा। देने जा रहे हैं कैसे कह रहा हूं, अडानी अंबानी को तो नहीं देंगे। मैं ये समझने चाह रहा हूं, होने वालों को तो नहीं देंगे। यही का होगा। झारखंड के ही लोग इस तरह के डिबेट ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ पाई इनके वजह से। क्या आप एक मुख्यमंत्री साहब से एक व्यवसायी ने फरियाद किया है, क्या मुख्यमंत्री साहब उस व्यवसायी की इस फरियाद पर ध्यान देंगे? भारती जी, एक व्यवसायी की बात नहीं है। आप चूंकि अभी प्रथम दृष्टि में पहला फेज चल रहा है इस डिबेट का, आगे ठीक आपने कहा कि आगे कई कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपने टीम को लगाइए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप देखिए, कोई भी चीज होता है फ्रीक्वेंसी सीक्वेंसिंग मेथड होता है, एक स्टैटिक्स होता है। आप जाकर के बाकी व्यवसायियों से भी बात कीजिए। ये 2010 से पिछली सरकार में घाटे में चल रहा था, ये राजस्व के लिए इन्होंने किया था ना, इन्होंने राजस्व के लिए किया था, उसमें राजस्व नहीं जुटा पाए, अपना पैसा फंसा हुआ है बाहर की कंपनियों में, वो कंपनी भाग गई, मैन पावर देने के नाम पे कंपनी भाग गई और इन्हीं के द्वारा, चूंकि नियंत्रण इनके हाथ में था, तो ये पीछे से मेरे सवाल का जवाब ही नहीं था। मैं कह रहा हूं इनके हाथ में मुख्यमंत्री जी से एक फरियाद है, क्या इस फरियाद पर वो ध्यान देंगे? मुख्यमंत्री जी ने सभी फरियादों को ध्यान में रखते हुए ही वो जो दूषित चीज चल रही थी, दूषित नीति थी, उसको सुधारने के लिए एक अच्छा नीति लाने का काम किया है। अच्छा, फिर दोहराता हूं आपके, देखिए सुबोध जायसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं उन व्यवसायी को सीधा जोड़ देता हूं, सीधा मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। सुबोध जी देखिए, सारी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। यहां डिबेट करने का बिल्कुल मकसद नहीं है। एक व्यवसायी है आप, किसी पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कितनी पीड़ा है आपके अंदर, तब जाकर के आप मीडिया के सामने आए हैं। एक दाल चावल बेचने वाले व्यवसायी के पास भी मैं पहुंचता हूं, बोलता हूं बाइट दे दीजिए महंगाई पर, तो वो नहीं बोलता, कहता हुजूर इस पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना। मैं आपका दर्द, सरकार देख रही है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख रही है, आपका दर्द सुनना चाहूंगा। अगले 5 मिनट पूरे आपके, सुबोध जी सुनिएगा, आलोक जी, डॉक्टर तनुज और सरोज जी, तीनों लोग सुन लीजिए। बोलिए सुबोध जी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी राज्य सरकार को क्या ऐसा विभाग को आ पड़ा जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी कोई परेशान है और सभी कोई पैसा बिना मुहताज है। और ये खुदरा व्यवसायी पहले से भी परेशान है, पिछले साल से ही परेशानी है, इस बार तो और ज्यादा परेशानी है। पैसा कहां से ला करके माल खरीद करके कोटा पूरा कर रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए। विभाग के पास कई बार एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों ने लेटर पत्राचार किया, लेकिन अप्रैल में कोई राहत नहीं दी गई, मई में मतलब कि 50% राहत दी गई, जून में अभी तक कोई राहत नहीं दी गई। और उस बीच में एक आफत आ पड़ा हम लोगों के बीच में, ये होलसेल की। तो होलसेल की कौन सा ऐसा सरकार को जरूरी पड़ गया, जबकि सुचारू रूप से बहुत अच्छा जेएसपीसीएल द्वारा चल रहा था, राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका आंकड़ा मेरे पास भी है और आंकड़ा जब बोलेगा मैं देने को तैयार हूं। लेकिन जो दिखलाया गया है और आनंद फानन में 10 दिन के अंदर में ये होलसेल की तैयारी जो कर ली गई, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं राज्य के बाहर के व्यापारियों को घुसाने का ये रखा गया है। जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें 25 लाख रुपया उसमें रखा गया है अनुबंध पत्र का, जो निवेदन पत्र का, जो अनुचित है। ठीक है, 25 लाख रखा, उसके साथ 50 लाख रुपया रखा गया है सिक्योरिटी मनी और 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष रखा गया, जो 5 साल के लिए 5 करोड़ होता है। करीब 6.25 करोड़ रुपया जिसके पास होगा वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना हम जैसे छोटे व्यापारी लाखों रुपया वाले वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। 10 दिन के अंदर क्या जरूरत पड़ा हुआ था, जबकि 21 दिन का टाइम देना चाहिए था। मात्र 1 सप्ते का टाइम दिया गया है आपको ऑनलाइन भरने के लिए, जबकि नेशनल लेवल पर है, जबकि इसको ऑनलाइन लेवल पर के लिए आपको 21 दिन कम से कम समय देना चाहिए था विभाग को। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं होलसेल का, लेकिन इनके नीति और जो इन्होंने अभी जो इतने जल्दी में जो ये लाया है, ये इसका मैं विरोध कर रहा हूं। और कहीं से ये दर्शाता है कि 6 करोड़ रुपया, बताइए एक छोटा सा जिला के लिए 4 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया कहां से लोग ला पाएगा अभी तुरंत के समय में। तो इससे साबित होता है कि हम जैसे छोटे व्यापारी राज्य के, जो झारखंड राज्य में रहते हैं, राजस्व हम लोग दिन रात इकट्ठा करके, कर्मचारी हमारे कोरोना से भी बहुत से मरे हैं, लाइसेंसी मरे हैं, लेकिन हम लोग भाग नहीं ले सकते। बाहर के व्यापारियों को न्योता दिया गया या नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है कि वही लोग भाग लेंगे, हम लोग तो भाग ले नहीं सकते हैं। अच्छा सुबोध जी, कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है। ऐसा लग रहा है कि सीएम साहब के सामने सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है। नहीं, सीएम साहब बहुत भोले, बहुत सीधे हैं। अभी तक राज्य बहुत अच्छा इन्होंने चलाया है और ये कोरोना टाइम में भी बहुत अच्छे कदम से कदम मिला के हम भी साथ दे रहे हैं उनको। लेकिन सीएम साहब पूरी तरह से इससे अनभिज्ञ हैं इस विभाग से। मैं उनसे कहूंगा पुनः एक बार समीक्षा करें और समीक्षा कर करके व्यापारी को भी बुलाएं और एक बार समीक्षा कर करके इस पर अपना नीति का फैसला लें और अभी तत्काल इसको विलंब करें। अगर इस तरह का रहेगा तो निश्चित है कि व्यापारी बहुत जल्द कोर्ट का भी सहारा ले सकती है स्टे के लिए, चाहे रुकवाने के लिए। ये आगे व्यापारियों के हित के लिए ये पॉलिसी नहीं है। एक और आखिरी सवाल सुबोध जी जानना चाहूंगा, जबकि जेएसपीसीएल एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सुबोध जी कि मान लिया कि मैं हूं, अगर पर्दे के पीछे आकर के मैं अपने प्यादों से 24 के 24 जिलों में अगर शराब का टेंडर ले लेता हूं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि सरकार को पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ही पीछे से खेल खेला है? बिल्कुल, जहां तक ये बात है, जो नोटिफिकेशन से हम लोग को ज्ञात होता है कि एक ही अफसर को दे दिया गया ये मोनोपोली, इनको दे दिया गया सिग्नेचर कि इनके आधार पर ये चाहें, जिनको चाहे रद्द कर सकता है, जिनको चाहे दे सकता है। तो मान लीजिए कि जो पॉकेट के, जो बाहर के जो व्यवसायी होंगे, जिनके साथ इनकी साठ गांठ हो गई होगी कहीं ना कहीं, तो उनको जो है ये दे सकते हैं, बाकी को रद्द कर देते हैं। यही पॉइंट देखिए। अब हमारे पास मात्र 2 मिनट है, हमारे पास मात्र 2 मिनट है और डॉक्टर तनुज कुछ कहना चाहते थे, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। खत्म कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से इनकी एक बात का खंडन कर रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि ये बाहर के व्यवसायियों के लिए है, पूर्ण रूप से ये झारखंड के व्यवसायियों को लाभ पहुंचाएगा। उसको समझने की जरूरत है। बाहर के व्यवसायियों के लिए कब था, जब रघुवर दास शराब बेच रहे थे। चलिए, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, इनकी पीड़ा से आप मुख्यमंत्री को अगर कोशिश हो सके तो वो जरूर आपके एक फरमाएं। आलोक जी, अपने पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अगर कुछ कहें तो आप।
ये मैं इनको जानता हूँ और मैं भी देख भी रहा था गूगल में। ही इज ए हार्ड कोर मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, नंबर 1। लेकिन ठीक है, मेंबर रहना अलग बात है और कारोबार करना अलग बात भारतीय है। जनता पार्टी के 25 इन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ सर सुनिए, तारीफ का बात नहीं, इनको कारोबार भी तो करना है। कौन सा संविधान में लिखा है कि 7 दिन में और 10 दिन? ये बीमारी हो गई। अब तो की बात करते आप हैं, जेबीएम में न थे जी, अभी तो भाजपा में आपके पास समय कम है। आप जेबीएम में है, जेबीएम में रहिए ना। बिना लॉजिक की आप बात लोग है। को आदत आपके नहीं पास समय कम है। रुकिए, आप लोगों का समय जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस बहस हो रहा है उस पर बात कि करिए ना। 7 दिन दीजिएगा कैसे? 7 दिन भाषण का दे रहे हैं। समय कम नहीं होता है। आदमी को निर्णय लेने के लिए एक एक व्यक्ति से अगर पूछना पड़ जाए, ये कुछ समय कहाँ थे जब 22 लोगों की जान गई थी? तब क्यों नहीं निकल के आए थे बाहर? ये लॉजिकल बात नहीं है। यस, इट्स लॉजिकल। ना, ना। 4 240 बता रहा है सरोज जी बोलिए। एक बात बता दें। ना भाजपा कांग्रेस जेएमएम की तो बात ही नहीं है। भाजपा कांग्रेस जेएमएम की तो बात ही नहीं है। अब जबरदस्ती आप लेके ना ये दिस इज नॉट लॉजिकल। दिस इज नॉट लॉजिकल। सरोज जी आप बोलिए। ये पैसा लेते सरोज जी बोलिए। ना मैं बोल देंगे, मैं मान लूंगा। आप कुछ भी बोल देंगे, मैं मान लूंगा। अरे व्यवसायी अपना दर्द बता रहा है, आप उसको बीजेपी कांग्रेस गलत बात चलिए फाइनल बात सुबोध जी से। सुबोध जी अपनी बात पूरी करें। सुबोध जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, कांग्रेस के लिए सब बेईमान है। मैं बिल्कुल, सिर्फ दूध के धुली कांग्रेस है। बोलिए बोलिए। नहीं, माननीय सदस्यों से बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष यही जुलाई में माननीय मंत्री जी, उत्पाद मंत्री जो थे, पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी जब थे, जगन्नाथ बाबू जब थे, पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी थे, तो हम लोग उनके पास ये प्रस्ताव गया था, उसका वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग से वो संतुष्ट नहीं हुए तो वो फाइल को रिटर्न कर दिया गया। और फिर अभी परिस्थिति अनुकूल को देखते हुए आनंद फानन में 10 दिन में हो गया। आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, आप उनको सुन लीजिए। आप उनकी बात, आप उनके चलिए। इस डिबेट को हम जारी रखेंगे। इस डिबेट को सुबोध जी यहाँ थोड़ा मामला गर्म हो गया, इस डिबेट को हम जारी रखेंगे। चलिए, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलोक जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तनुज बहुत शुक्रिया, सरोज जी बहुत शुक्रिया, और सुबोध जी आपके दर्द को मुख्यमंत्री तक हम लेके जाएंगे। ये कहानी यहाँ नहीं रुकेगी, इस कहानी को हम और आगे लेके जाएंगे। अगर एक व्यवसायी का दर्द है तो उस दर्द को उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। चलिए, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।